हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम करने वाले हैं एडिटोरियल डिस्कशन, जो अभी इस समय का हॉट टॉपिक बना हुआ है, इज़राइल वर्सेस पैलेस्टीन। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो में प्रीलिम ओरिएंटेड एनालिसिस में इस बात की चर्चा कर रखी है और आज दोबारा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो से सीखना है कि व्हाट शुड बी द अप्रोच, कैसे हमें आंसर राइटिंग करना है मेंस के लिए। और इस एडिटोरियल डिस्कशंस में आप भी पार्टिसिपेट करिए, अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि आपने क्या सीखा। 8 अक्टूबर 2013 को सुबह फ़िलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने पूर्व नियोजित तरीके से इजराइल पर 5,000 रॉकेट दाग दिए। यह अब तक के हुए आतंकवादी हमलों में सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। इस घटना का पलटवार करते हुए इजराइल ने युद्ध की घोषणा तक कर दी। इजराइल समर्थक यूएसए भी इस युद्ध में अब उतर चुका है और तृतीय विश्व युद्ध का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। उसमें आप देख रहे हैं कि अब उसके बीच में विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें भी कूदना स्टार्ट कर चुकी हैं, जिसको कि हम भारत के इंडियन ओशन के जियोपॉलिटिक्स से सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। जो हमारे जानने वाली बात है यूपीएससी में, वो ये है कि जियोपॉलिटिक्स इंडियन ओशन में कैसे काम करती है। एंशियंट टाइम्स में, मिडीवल में और वर्तमान में किस तरीके से किसका क्या रोल है वहाँ पर। तो इसको हम अगर अपने आयोग के मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी के मद्देनज़र देखें तो हमें इसमें कुछ चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि दोस्तों, एंशियंट टाइम्स में हमारी जो नाविक स्थिति थी, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ना ही केवल भारत में, पूरे वर्ल्ड में। तो उस समय जो हमारी नेवल टेक्निक्स थी वो डेवलप नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी। प्लस उस समय जो हमारे वेद पुराण कहते थे उस अनुसार लोग समुद्र को लांघना भी पसंद नहीं करते थे और वो एक पाप की कैटेगरी में आता था। तो उस नज़र से इंडियन ओशन हमेशा ही एक सुरक्षा की दृष्टि से भारत महाद्वीप के लिए, उपमहाद्वीप के लिए एक सुरक्षा का केंद्र था, क्योंकि ना इधर से कोई आ सकता था और उधर हिमालय था जो इतना ज़्यादा ऊंचाई और ठंडा प्रदेश था कि उधर से भी लांग के आना बहुत ही मुश्किल था। तो एक तरीके से ये सुरक्षा बैरियर का काम करता था इंडियन ओशन, और उस समय कहीं से भी किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इंडियन ओशन में। दोस्तों, जब हम मध्यकाल में आते हैं तो ये देखते हैं कि भारत से जो यहाँ के खनिज पदार्थ थे, जो कच्चा माल था, यहाँ का जो रॉ आइटम था, जैसे कॉटन हो गया, मसाले हो गए, चाय हो गए, तो इसकी डिमांड यूरोपीय देशों को जैसे लत टाइप की लग चुकी थी और वे इसके बिना अब शायद गुजारा नहीं कर पा रहे थे। बट क्योंकि बीच में अवरोध पैदा हुए, क्योंकि बीच में सड़क के मार्ग से जो लैंड का रास्ता था उस पर अरब बीच में पड़ता था, तो उसने अपना वर्चस्व बना के बीच में खलल पैदा कर दिया। तो इस वजह से यूरोपीय देश जो है एकदम खलबला गए, अब उनसे रहा नहीं गया। और क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे उन्होंने अपने नेवल टेक्निक्स को डेवलप कर लिया था, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही थी दिन प्रतिदिन, तो वो एक ठंडा प्रदेश है, उनको मसालों की लत थी, उनको कपड़ों वस्त्र के चाहिए थे, कॉटन अच्छी क्वालिटी का चाहिए था। तो भारत की खोज में वास्को ड गामा निकल पड़ा। दो गुट में निकले, एक स्पेन से और एक पोर्टुगीज़ से। तो स्पेन वाले चले गए वेस्ट इंडीज़ और इधर वाले आ गए इंडिया, जैसा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये नीड थी जो उनको खींच के भारत तक ले आई, भारत को खोजने पर मजबूर कर दिया। और इस वजह से, क्योंकि वो इतना स्ट्रगल करके यहाँ भारत तक आए, तो उनकी नेवी काफ़ी डेवलप थी और उन्होंने लोगों से लड़कर जंग जीत कर यहाँ पे इंडियन ओशन के इर्द गिर्द पूरा अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और प्लस भारत से ट्रेड करने लगे। आए थे तो ट्रेड की रणनीति से, लेकिन कब वो यहाँ के राजा बन बैठे उनको भी एहसास नहीं हुआ। बेसिकली यूरोपियन पावर्स आई और उसमें जो सुपीरियर, जो जिसने डोमिनेट किया, दैट वाज ब्रिटिश। अपने टेक्निक्स से, अपने पावर से, अपनी पॉलिसीज से, छल से, हर तरीके से उन्होंने भारत पे अपना कब्जा जमा लिया। एक समय था दोस्तों, इंडियन ओशन में केवल ब्रिटिश के झंडे और उनकी नाव ही यहाँ पे राज करती थी। इस वजह से उसको ब्रिटिश की झील भी कहने लगे थे लोग। दोस्तों, उसी मध्यकाल के शुरुआत में यहाँ पे 3 राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्या, जिसमें से चोल राजवंश नेवल पावर के मामले में एक्सपर्ट था और उसने काफ़ी वर्चस्व अपना स्थापित कर रखा था। जिस समय भारत के सारे खनिज, ज्वेल्स, हीरे जवाहरात, मणिक, सब पे भारत का ही वर्चस्व और अधिकार कायम था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे ब्रिटिश ने इसको ऑक्यूपाई करना शुरू किया, धीरे धीरे सारा का सारा पावर ब्रिटिश के पास चला गया और जितने भी खनिज पदार्थ थे वो बड़े आराम से ब्रिटिश जो है यहाँ से लूट के ले गए।
एक समय था दोस्तों जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसी चिड़िया के पंख, आँख, मुँह सब नोच के ये ब्रिटिशर्स ले गए। दोस्तों अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में इंडियन ओशन को हम देख सकते हैं आज़ादी के बाद से, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए वह इतने वीक हो चुके थे वर्ल्ड वॉर्स के बाद और इंडियन मूवमेंट्स के बाद, रिवॉल्यूशन के बाद, कि अब उनका आइलैंड्स को भी चला पाना बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि जब आपके पास इकोनॉमी वीक रहेगी तो आप कैसे इतने छिछले जगहों को मैनेज कर पाओगे कि एक आइलैंड आपका यहाँ है, एक आइलैंड वहाँ है। तो धीरे धीरे अब उन्होंने हर इंसान को, हर आइलैंड को, हर कंट्री को जिसको जिसको आपको उपाय कर रखा था, उन सबको फ्री करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली उन्होंने सारे ही आइलैंड ऑलमोस्ट दे दिए थे, फ्री कर दिए थे, फ्रीडम हो गया था। बट जाते जाते उस समय अमेरिका की कंडीशंस बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। तो अमेरिका ने ब्रिटिशर्स से एक आइलैंड था जिसका नाम है डियागो गार्शिया, उसको जो है फ्रेंडशिप के नाते लीज के नाम पे उससे ले लिया कि हम यहाँ पे पेट्रोल और खनिज पदार्थों के रिसर्च के लिए एक बनाना चाहते हैं अपना हब। बट बेसिकली वो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा था। जियोपॉलिटिक्स इसको हम इस नज़र से कह सकते हैं कि जब अमेरिका वहाँ पे आया तो न जाने वो किस मंशा से था, मगर धीरे धीरे उसने अपना वर्चस्व वहाँ पे कायम करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ पे अपना मिलिट्री बेस एक तरीके से बना दिया। धीरे धीरे समय बदलता गया और न जाने कहाँ से उसमें हथियार लाए गए या और भी रॉ मटेरियल्स लाए गए और वहाँ पे एटॉमिक परीक्षण केंद्र बना दिया गया, जो कि पूरे ही दुनिया को हिला के रख दिया। क्योंकि जिस कंडीशंस पे अमेरिका वहाँ पे आया था, अब वहाँ पे वो इंडियन ओशन में कुछ और ही एक्टिविटीज़ कर रहा था। इसका देखा देखी जो वर्ल्ड की अदर पावरफुल नेशंस हैं, जैसे रशिया, जापान, कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन, वो सब भी भाग कर किसी न किसी आइलैंड पे, इंडियन ओशन के किसी न किसी आइलैंड पे कब्जा बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से ये एक हब बनता चला गया। इंडियन ओशन में जो है पावर्स का जो इस तरीके से खींच कर आना, उसको एक हब बना दिया, जिससे भारत की संप्रभुता पे बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो सकता है और कहीं ना कहीं हो चुका है। क्योंकि जहाँ तक इंडियन ओशन पे भारत के नाम से एक ओशन था जिस पे भारत का वर्चस्व था, यहाँ के खनिज पदार्थों पे, यहाँ के हर मटेरियल पे भारत का हक था, अब वहाँ पे देश, पूरे विश्व की सारी ताकतें अपनी अपनी एक हब बना के, एक परीक्षण केंद्र बना के बैठ गए और अपने एटॉमिक पावर्स को वहाँ पे रख दिया। तो ये एक मुद्दा है कि इंडियन ओशन में इतनी गर्माहट का क्या रिजल्ट हो सकता है। अब दोस्तों हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिर अमेरिका को यहाँ आने से लाभ क्या था। तो दोस्तों अमेरिका बैठा है पश्चिम में बहुत दूर, तो यहाँ पे उसका अपना एक बेस होने से उसका सबसे पहला जो फ़ायदा हो सकता है वो ये है कि वो भारत के इर्द गिर्द जो इंडियन ओशन में कोस्टल कंट्रीज़ हैं उन पे एक तो नियंत्रण बना सकता है, प्लस जो वहाँ की कोस्टल कंट्रीज़ के पास जो रॉ मटेरियल मौजूद है, जो यहाँ के खनिज पदार्थ हैं, जो नदियों से, जो ओशंस से प्राप्त होते हैं, वह उस पर भी नियंत्रण बना सकता है। बाकी जो कंट्रीज़ में पॉलिटिकल गेम्स होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है और यहीं से बैठे बैठे नियंत्रण बना सकता है। वो चाहे तो किसी पार्टी को सपोर्ट भी कर सकता है, और ये तो खैर पॉलिटिकल डिस्कशंस हो गया, मतलब बैठे बैठे यहाँ से किसी कंट्री की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, कंट्रोल बना सकता है। लास्ट हो सकता है कि इधर बहुत ही बड़ी जनसंख्या मौजूद है। इधर एशिया में, अपने अगर सदर्न एशिया में आप देखोगे, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये एक इंडिया तो बीइंग अभी लेटेस्ट वर्ल्ड में सबसे टॉप नंबर पे आ गया पॉपुलेशन में। सो पॉपुलेशन के मामले में इनको ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत चीपली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको भी इन्फ्लुएंस करता है, उनको लालच देना, अपने लिए यूज़ करना। तो एक तरीके से अमेरिका के यहाँ पे होना एक अपना वर्चस्व बनाता है भारतीय महासागर पे। तो अंततः अगर हम मूल्यांकन करते हैं कि भारतीय महासागर के पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, तो इसमें हम यही आंकलन कर सकते हैं लास्ट में कि यूएसए के यहाँ आ जाने से जो बाकी देशों की शक्ति, जो पावरफुल नेशंस थे, जो उनके यहाँ पे हब बने आइलैंड में, तो एक गर्मा गर्मी का माहौल सा बन गया इंडियन ओशन में, जिस वजह से एक प्रदर्शनकारी नीतियों के तहत एक यहाँ पे लोगों ने एक अट्रैक्शन हब बन गया इंडियन ओशन। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो इंडियन जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से घिरी हुई है पूरे देश की, विश्व के पावरफुल नेशंस के बीच में, जहाँ पे भारत की संप्रभुता को खतरा भी है और आगे चल के होने वाली अगर कोई ऐसी वॉर कंडीशंस होती हैं तो उसमें भी भारत को काफ़ी दबाव महसूस होगा, क्योंकि वो हब होने की वजह से काफ़ी घिरा रहेगा अगल बगल से। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से विवेचना और आंकलन करते रहिए न्यूज़ का, फिर मिलते रहेंगे। ओके।